हेलो एवरीवन। सो माई सेल्फ फरहीन खान। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम फरहीन खान है एंड मैं अभी फ़िलहाल एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में काम कर रही हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा और एक्चुअली ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि मैम आपने एमएससी नर्सिंग की, फिर उसके बाद आपने नर्सिंग ऑफिसर की तरह ज्वाइन क्यों किया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ये क्वेश्चन होना भी चाहिए बिकॉज अगर आप भी एमएससी नर्सिंग करोगे तो आपका भी ये डाउट रहेगा व्हाई नॉट हम ट्यूटर बने, या फिर आपको एक्चुअली में ट्यूटर ही बनना चाहिए। बट इट इज़ नॉट ईजी, जैसा दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों नर्सिंग ऑफिसर में बनी और मेरा आगे का पाथ क्या है। बट उससे पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी क्योंकि काफ़ी लोगों को मे भी नहीं पता होगा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, जो अभी न्यू है मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैंने अब तक क्या किया और कैसे कैसे किया है। सो इन 2016 मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश 2020 में कंप्लीट करी है। आफ्टर डूइंग माई बीएससी नर्सिंग इन 2020 ओनली मैंने एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था एंड इन 2020 मैंने एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड उसको क्लियर करने के बाद आई टुक एडमिशन इन एमएससी नर्सिंग फ्रॉम स्पेशलिटी ऑप्शन गायनी इन एम्स जोधपुर। एंड वो मेरी कंप्लीट हुई इन 2022 अगस्त 31 अगस्त। और मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया था इन 2021 सितंबर। सो व्हाट हैपेंड कि जो मैंने सितंबर में 21 में एग्ज़ाम दिया था नॉर्सेट का, उसका मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी थी ऑन 22 मई। अब 22 मई को मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी बट मेरी एमएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं थी उस टाइम तक। बट मुझे अपनी डिग्री भी कंप्लीट करनी थी, तो मैंने उसके लिए फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट जहाँ पे मुझे अलॉट हुआ था उससे मैंने एक्सटेंशन मांगा एंड दे गेव मी अ 5 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। और उसके लिए मैंने बोनाफाइड बनवाया था फ्रॉम माय कॉलेज, जो कि वैलिड था 6 मंथ्स के लिए। तो 31 अगस्त 2022 को मेरी एमएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई एंड आई ज्वाइंट फॉर एज अ नर्सिंग ऑफिसर ऑन सितंबर। सो ये थी मेरी साइकिल अब तक की। सो क्वेश्चन अब ये आता है कि मैंने ऐसा नर्सिंग ऑफिसर ही क्यों ज्वाइन करा, मैं ऐसा ट्यूटर क्यों नहीं बनने चली गई। सो इसका आंसर ये है कि जैसे कि आपने मेरी टाइमलाइन देखी है, मेरी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं था। उस ब्रेक के ना होने की वजह से मैं कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाई, ना तो कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन कर पाई, ना कोई टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर पाई। बट मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं अपनी पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लूँ, देन आफ्टर दैट मैं एक्सपीरियंस के बारे में सोचूंगी। बिकॉज जब आप पढ़ाई करते रहते हो, कॉन्टीन्यूस उस चीज़ में होते हो, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है कॉम्पिटिशन में बैठ के उसको क्रैक करना। दैट इज़ वाई मैंने सब कुछ बैक टू बैक कर लिया। बट अगर मैं इस चीज़ को छोड़ देती या एमएससी डीले कर देती और 1 साल एक्सपीरियंस लेती कॉन्ट्रैक्ट पे, तो सैलरी भी बहुत कम होती और मुझे 1 साल वेट करना पड़ता, मेरी स्टडी से थोड़ा सा हाथ छूट जाता, तो मे बी मेरा एमएससी नहीं निकल पाता या काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती। तो उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस को छोड़ के मैंने अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। और अभी भी क्या है कि नाउ एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हुए जो हमारा लास्ट ईयर था, उस साल हमें ये पता था कि नाउ वी हैव टू वर्क, हमें कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा। तो बट अगर हम ट्यूटरशिप की बात करें तो आप सबको पता होगा, या फिर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एम्स में अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो यू नीड मिनिमम ऑफ 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस। 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी होता है एज बिफोर ज्वाइनिंग एज अ नर्सिंग ट्यूटर इन एम्स। बट जो अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि स्टेट्स के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्या प्रोविजन है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का। और काफ़ी सारी जगह होता है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एज अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हो तो वो काउंट हो जाता है। ओनली इफ़ अगर आप रिसर्च में बहुत एक्टिव हो, अगर आपने रिसर्चेस करी हैं, आपके काफ़ी सारे पब्लिश पेपर हैं, तो आप इस चीज़ को शो कर सकते हो उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप compete करोगे एज नर्सिंग ट्यूटर के लिए, और आप वो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वहाँ जाके एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी यहाँ प्रायोरिटी थी कि मैं कहीं पर भी एज कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं करना चाहती थी। बिकॉज मैं हमेशा से एम्स में रही हूँ और मैंने कभी भी मतलब ऐसे नहीं सोचा कि मैं इतने कम वेजेस में काम कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि
कोई भी नर्स इतने कम मनी में किसी को भी काम करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा हायर एजुकेशन को प्रेफर करती हूँ और हमेशा उसको प्रमोट भी करती हूँ। तो इसलिए मैंने नॉट दिया था कि ये गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी, मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरा इसमें एक्सपीरियंस जो मैं लूँगी, मैं अपने रिसर्च वर्क में एफर्ट डालूँगी। रिसर्च वर्क में एफर्ट डालूँगी तो मैं इसको शो कर सकती हूँ। अगर कोई भी वैकेंसी इन फ्यूचर आती है, निकलती है, तो मैं यहाँ पे जितने टाइम एक्सपीरियंस लूँगी उतने टाइम मैं अपनी रिसर्च पे फोकस करूँगी और अपनी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करूँगी। और जब भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं उसके लिए फ्यूचर में अप्लाई करूँगी और वहाँ जाके फिर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। और बात रही एम्स की, तो जब आप टीचिंग एक्सपीरियंस ले लोगे, या फिर कभी 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 ऐसा भी होता है कि अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फिर अगर आपका एक आध साल टीचिंग एक्सपीरियंस कम है और आपने क्लिनिकल ले रखा है, तो भी वो आपको अलाउ कर देते हैं अगर आपने रिसर्च में आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप कंटिन्यूस अपने एमएससी जो आपने की है उसका यूज़ कर रहे हो। क्योंकि इंटरव्यू में आपको हर लेवल पे असेस किया जाता है। आपने तीन छोड़ो, 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया टीचिंग कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट से, आफ्टर डूइंग योर एमएससी, और आप एम्स में चले गए, आप एज अ ट्यूटर का एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ, आप एम्स में चले गए। अब वो आपको जब आप आओगे तब भी इस चीज़ पे असेस करेंगे कि आपने ट्यूटरशिप तो की, बट क्या आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए? अगर नहीं किए तो प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी जिनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं या फिर जो एक्टिव है अपनी फील्ड को बढ़ाने के लिए। सो ये था पॉइंट मेरा कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, मैं रिसर्चेस में एक्टिव हो रही हूँ, मैं अपने पेपर्स पब्लिश करने की पूरा कोशिश कर रही हूँ, उसकी मैं आज लगी हुई हूँ और कंटिन्यूस एफर्ट डाल रही हूँ कि मैं इस जितने टाइम यहाँ पे रहूँगी, 1 साल 2 साल 3 साल या जितने भी टाइम मैं यहाँ रहूँगी, मैं कंटिन्यूस रहूँगी अपने वर्क में, बिकॉज एमएससी मुझे आगे जाके मेरे डोर खोलेगी ही खोलेगी। ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि मैं नर्सिंग ऑफिसर की तरह बन के रहूँ। आई कैन गो एनी वेयर एनी टाइम इफ़ अपॉर्चुनिटी केम टू मी। दूसरा, प्राइवेट में वर्क करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है और मैं ऐसा एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहती, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूँ तो। क्योंकि प्राइवेट में कोई भी 20 या 25 हज़ार रुपये के लिए जॉब मुझे नहीं लगता नर्स को करनी चाहिए। आप सभी को अपना स्टैंडर्ड राइज करना चाहिए, एंड जब अपॉर्चुनिटी है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज निकल रही हैं हर ईयर, तो क्या ज़रूरत है वर्किंग इन प्राइवेट। जस्ट रेज योर लेवल, आप पढ़ाई करो, आप उसके लिए मेहनत करो एंड वहाँ जाके काम करो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दूसरी मिलती है तो ऐसा नहीं है वो इंस्टीट्यूट आपको जाने नहीं देंगे, आप कभी भी जा सकते हो, अपना जैसे भी जा सकते हो अगर आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट प्राइवेट आई वोंट प्रेफर। जो कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये प्लस पॉइंट भी है। अगर मैं एमएससी एम्स से करके आई हूँ, बीएससी एम्स से करके आई हूँ और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ अभी भी एम्स में, मैंने एमएससी कर रखी है, बट स्टिल अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ तब भी ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ही है। ये इसने मुझे कहीं पे भी कम नहीं किया। अगर हाँ मैं अभी प्राइवेट में जॉब कर रही होती तो मे बी मैं लेवल अपना नीचे कर देती, बट मैं वो नहीं चाहती थी अपने साथ होना, इसीलिए मैं कंटिन्यूस एफर्ट डाला मैंने कि मैं जाऊँगी तो मैं गवर्नमेंट में ही जाऊँगी, मैं प्राइवेट में काम नहीं करूँगी। सेकेंड, कि ट्यूटरशिप की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्चेज आपके जितनी ज़्यादा होंगी, पब्लिश पेपर जितने होंगे, प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी आपको ट्यूटरशिप मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। देन क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस का रहता है कि आप यही कहोगे कि मैम आप तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले रहे हो, इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस की कहाँ बात आ गई। अगर वो मांगते हैं तो एमएससी के बाद टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे भी बात आपकी आती है रिसर्चेस की। अगर आप एक्टिव हो, आप सब चीज़ कर रहे हो, आपने पब्लिश पेपर करे हैं, तो गो फॉर इट। आपको प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी, और वो एक्सेप्ट हो जाता है जब इंटरव्यू सेशन में हम बैठते हैं तब। देन मैं कुछ चीज़ों की और बात करूँगी कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर न्यू एम्स में क्यों ज्वाइन किया है। आई ज्वाइंड इन एम्स गोरखपुर, यू ऑल नो। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली, एंड मैंने न्यू एम्स में क्यों ज्वाइन किया है, बिकॉज एज अ एमएससी नर्सिंग करने के बाद ऑलरेडी मेरी एक लेवल हायर है। ऑलरेडी एक लेवल हायर होने का ये मतलब है कि जब मैं एक न्यू इंस्टीट्यूट में जाती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप नहीं होती हैं। सेटअप नहीं होने का मतलब यह है कि
मैं जो एक्सपीरियंस होल्ड करके जा रही हूँ वो नए इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उस इंस्टीट्यूट को फ़ायदा देगा, क्योंकि 2 years एडिशनल मैंने वर्क किया है अपने ऊपर, और वो एडिशनल वर्क वो न्यू इंस्टीट्यूट यूज़ कर सकता है. एंड सेम इज़ हैपनिंग विद मी. सो आई एम वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर हियर, प्लस आई एम वर्किंग एज अ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशनल मेंबर सेक्रेटरी. सो आई एम अ CNE सेल मेंबर सेक्रेटरी, और मैं यहाँ पर एवरी 15 days नर्सिंग ऑफिसर्स की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, जिनमें मैं कोई भी क्लिनिकल टॉपिक्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनको टीच करना, उसके लिए क्लासेस अरेंज करती हूँ, या फिर सारा अरेंजमेंट करने के बाद उनको पूरे मंथ में 2 times क्लासेस उनको प्रोवाइड करी जाती हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो माई वर्क. इसकी मुझे कोई एडिशनल सैलरी नहीं मिलती है, बट इंस्टीट्यूट को इस चीज़ की नीड है, तो आई एम प्रोवाइडिंग दैट. इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, कुछ भी अगर ऑथराइज होता है या फिर कुछ भी अगर वो इंक्रीज करते हैं, जब इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा या फिर हर चीज़ अफिलिएशन से होगी या फिर कुछ भी चीज़ आगे मिलेगी, तो आई विल बी द वन जिसको सबसे पहला बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टिव हूँ अपने काम में. और CNE सेल का मेंबर सेक्रेटरी बनने का ये मतलब है कि मेरे MSc का भी बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है. आई एम टीचिंग. MSc में आप टीच करना सीखते हो, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ एज कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन सेल मेंबर सेक्रेटरी का मतलब है कि मैं नर्सिंग एजुकेशन के एनहांसमेंट के लिए काम कर रही हूँ. एवरी मंथली सारे इंस्टीट्यूट के नर्सिंग ऑफिसर्स की मैं क्लासेस लेती हूँ 2 times a month. सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जो कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे कहीं नहीं सिर्फ नए एम्स में मिल सकता था, बिकॉज इट इज़ स्टिल नॉट एस्टेब्लिश्ड और नॉट येट वर्किंग एट दैट मच लेवल एज एम्स दिल्ली और अदर एम्स. मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ इंस्टीट्यूट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, बट बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपसे भी आगे या मुझसे भी आगे लाइन में बहुत सारे लोग पहले हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी. बट यहाँ पे क्योंकि मेरा सेकंड बैच था जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आई ज्वाइंड इन 2021 बैच. सो मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिली, और कुछ ही लोग हैं यहाँ पे जो MSCs हैं, तो इसीलिए आई बिकेम द लाइमलाइट एंड आई बिकेम मेंबर सेक्रेटरी. सो दिस इज़ माई वर्क एंड दिस इज़ माई लाइफ, एंड आई होप आप लोगों को आंसर मिला हो वाई आई ज्वाइंड एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स आफ्टर डूइंग माई MSc नर्सिंग. एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहूँगी आपको, कि जस्ट अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अ नॉर्सेट सीरीज. नॉर्सेट सीरीज का मतलब है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री नॉर्सेट क्लासेस और फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी. एंड उसमें आप यहाँ देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर आप मुझे भी जाके वहाँ पर देख सकते हैं. एंड फर्स्ट सेशन इज़ ऑन 11th at 8 PM, एंड आई होप कि आप सब लोग अटेंड करेंगे, एंड यू विल गेट टू नो बेटर द लाइफ ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर. You will really get to know the life of a nursing officer, and I will share some tips and tricks for NORCET as well. So don't miss it out, and it will really be helpful, because अगर आप अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आई डेफिनेटली आप लोग भी मेरे साथ यहाँ मिल सकते हो. सो आई होप टू सी यू देयर इन द लाइव सेशन. एंड वन मोर थिंग कि MSc नर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, कि आपके कौन कौन से डोर्स खुलेंगे. क्यों मैं इतना प्रमोट करती हूँ हायर एजुकेशन को. अगर नर्सिंग ऑफिसर ही बनना था तो BSc करके भी बन जाते. एब्सोल्युटली यू गाइज आर राइट. बट MSc करने के बाद क्या फ़ायदे हुए आपको और हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करूँगी मैं नेक्स्ट संडे को. सो प्लीज़ कीप स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ टू गाइज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. Thank you and bye bye.